नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोरोना के केस में फिलहाल कमी है। राज्यों में पाबंदियां तकरीबन हटा दी गई हैं, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं। आज रामगढ़ और देवघर से जो तस्वीरें आई हैं, वैसी ही तस्वीरें कई और जगहों से सामने आ रही है, जिस पर आज पीएम मोदी ने भी चिंता जताई है। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके के दरबार में उमड़ी ये भीड़ चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय है। ये आलम तब है जब कोरोना के कारण पिछले 22 अप्रैल से ही रजरप्पा मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक है। बावजूद इसके लोग मंदिर के बाहर ही भारी संख्या में जुट रहे हैं। मौका था आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी का। मुंडन का शुभ मुहूर्त होने के कारण पहले सुबह से ही बिहार झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग छिन्नमस्तिके के दरबार में पहुंचे थे, जहां न एहतियात दिखी न प्रशासन। ऐसी ही तस्वीरों को लेकर पीएम मोदी ने आज चिंता जताई है। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। रामगढ़ जैसी ही तस्वीरें बाबा नगरी देवघर में भी देखने को मिली। सावन मेले सा दिखने वाला ये नजारा तीसरी लहर के खतरे को साफ साफ न्योता है। श्रावणी मेला 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन आज मुंडन की आखिरी तारीख थी, जिसकी वजह से यहाँ सावन मेले जैसी भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोगों ने मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है, जैसा कि WHO ने साफ साफ इशारा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद और देवघर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बालू के अवैध उत्खनन की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन यहां हरकत में आया, जिसके बाद खनन पर जिला टास्क फोर्स की बैठक डीसी की अध्यक्षता में हुई। इसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर के कई बालू घाटों पर छापेमारी की। इस दौरान कोयला और दानरो नदी से बालू का अवैध उठाव कर रहे 9 ट्रैक्टर और उत्तर प्रदेश की नंबर का 2 ट्रक जब्त किया गया। वहीं 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही 5 जगहों पर बालू के स्टॉक को भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया है, इसमें ढुलाई किए जा रहे हैं ट्रैक्टर और ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया है। सर, किसी को पकड़ा भी किया गया? ये चालक को पकड़ा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मकसद आदिवासी इलाके में बच्चों को स्किल्ड करना है। इसके लिए पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज के दिन को शुभ बताया है और कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 2 महीने में 50,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें प्रमुखता दी गई है इस प्रोग्राम में कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कैसे बढ़े, कोलैबोरेशन कैसे हो और उसके जो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को हम एक डायरेक्शन अच्छे ढंग से दे सके, उसके कम्युनिकेशन को हम समझ सके, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सके। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के गालूडीह बराज डैम के बाई नहर में ट्रायल के तौर पर किसानों के लिए पानी छोड़ा गया। इस दौरान घाटशिला अनुमंडल के 2 विधायकों के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वर्ण रेखा परियोजना के गालूडीह बराज डैम के बाई नहर से झारखंड की अंतिम सीमा बहरागोड़ा तक किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा इससे मिल सकेगी, लेकिन हैरानी की बात है कि केवल 7 किलोमीटर तक ही इस नहर का पानी जा सकेगा, क्योंकि इसके आगे नहर निर्माण का काम अधूरा है।
ऐसे में केवल 7 किलोमीटर तक के किसान ही सिंचाई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पिछले 40 साल से चल रही इस परियोजना में करीब 882 करोड़ की लागत आई है। मौके पर मौजूद विधायकों ने सत्ता परिवर्तन के बाद काम के प्रति गंभीरता दिखाने की बात कही। वहीं अधिकारियों को 1 साल में काम पूरा करने की चेतावनी भी दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस कवायद को आई वॉश बताते हुए अधूरे कैनाल और नदी नाले का पानी नहर में डालकर सिंचाई सुविधा पर सवाल उठाए। हमारा किसान गांव में मुस्कान आएगा, उसका मुंह में हंसी आएगा, तभी जाके हम खुश होंगे, हम संतुष्ट होंगे। और निश्चित रूप से ये काम हम लोग शुरुआत में भी इसीलिए समर्थन दे दिए, क्योंकि इसका शुरुआत अगर हो जाएगा तो क्या खमियां है, क्या त्रुटि है, इसको देख के पदाधिकारी लोग निश्चित रूप से सचेत होकर, सजाग होकर 1 साल का जो समय लिए है उस समय तक उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। 8 पॉइंट पर हम लगाए हुए हैं, पॉइंट जहाँ जितना जरूरत है। जैसे हम 14 किलोमीटर 4 लगाए हैं, ठीक है, वहाँ ज़्यादा पानी है, फिर उसको 24 पर लगाया है, तो टोटल 8 पॉइंट पर लगाया है। 8 पॉइंट कहीं डबल भी है, कहीं वो डिपेंड करता है। टेस्ट किया गया था तो अभी शायद 1 किलोमीटर ज़्यादा हो गया और उसके बाद जाने वाला नहीं है। 4 किलोमीटर बीच में अवरुद्ध है, तो इसलिए एक व्यवस्था के साथ में सत्ता का जो तालमेल होता है उसी का लिए एक प्रयास है। सीएम हेमंत सोरेन मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की शोक सभा में शामिल हुए। उन्होंने फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि स्टेन स्वामी ने लोगों को जिस तरह से रास्ता दिखाया वो आसान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेन स्वामी जैसे लोग कई युगों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं। उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा कि अगर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो शायद वो कुछ और समय तक जिंदा होते। उनके जाने से समाज में जो खालीपन पैदा हुआ है उसे भरा नहीं जा सकता। फादर स्टेन स्वामी आज हमारे बीच नहीं है। शायद इनकी गिरफ्तारी नहीं होते तो और समय तक ये हमारे साथ होते। आज उनकी उस व्यक्तित्व को याद करते हुए लोगों के जगह जगह से बातें जो हमारे कानों तक आती है। और स्टेन स्वामी को सीएम हेमंत सोरेन के श्रद्धांजलि देने पर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि देशद्रोह के इतने बड़े आरोपी को सीएम की ओर से महान बताया जाना उचित नहीं है। स्वामी जिसपे एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन के पुरोधा रहा हो, जिस व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप रहे हों और जिसे न्यायालय ने भी राहत नहीं दी हो, न्यायालय से भी राहत नहीं मिला हो, और ऐसे व्यक्ति को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा शहीद के रूप में पेश करना, उन्हें महिमा मंडित करना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा, ये कहीं से उचित है क्या? राजनीति किस दिशा में जा रही है समझ से परे है और जनता इन सारी चीजों को देख रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की शोक सभा में सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और गिरफ्तारी पर सवाल उठाने पर झारखंड में सियासत गरमा गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामला अब अदालत में है और स्टेन स्वामी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जल्दबाजी में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेन स्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था और वहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। ऐसे में केंद्र पर सवाल उठाना सही नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि मामला जो कि अदालत में है और इस समय जेएमएम को अड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और अदालत में भी गंभीर आरोप है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए थी। सारे मामला तो महाराष्ट्र में घटना घटी थी, महाराष्ट्र की घटना को लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल में थे। इसलिए हमने कहा कि भाई अदालत के फैसला को आने देते।
स्टेन स्वामी की शोक सभा में मुख्यमंत्री के शामिल होने का जेएमएम और कांग्रेस ने बचाव किया। वहीं बीजेपी को स्टेन स्वामी की मौत पर माफी मांगने को कहा। जेएमएम ने इस प्रकरण पर कहा कि स्टेन स्वामी दलित और दबे कुचलों की आवाज उठाते थे, लेकिन उन्हें फंसाया गया। वहीं कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान का पूर्ण समर्थन किया है। स्टेन स्वामी की पहचान एक लड़ाकू, जुझारू, आंदोलनकारी के रूप में थी। वो गरीबों की आवाज थे, लेकिन उस पर ये कोई सफाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी मौत नहीं, उनकी हत्या की गई है। हिरासत में हत्या, कस्टोडियल डेथ है ये पूरी तरह से। इस पर कोई जवाब नहीं बनता है उनका। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, इनको इस बात के लिए कम से कम माफी मांगनी चाहिए कि कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है और कोई अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच उनकी वजह से आज नहीं है। निश्चित रूप से दुखद है और हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है निश्चित रूप से सही है। झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर से अध्यक्ष को हटाने को लेकर एक मुहिम तेज हो गई है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये विधायक पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की मांग उठा रहे हैं। दरअसल मंत्री रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम दोनों नेता सरकार के साथ संगठन में भी दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस पर विधायकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि एक व्यक्ति के पास 2 पद क्यों हैं। इसके अलावा कई बोर्ड और 20 सूत्री में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने में देरी पर भी विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में मौजूद विधायकों ने संगठन के बारे में खुलकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की संपत्ति की जांच के लिए ईडी ने इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिखा है, जिस पर पंकज मिश्रा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे जांच में सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन ईडी ने पत्र लिखे हैं, इसे लेकर उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं है। मैं किसी भी जांच से डराने वाला नहीं हूं और मैं सहयोग करूंगा कि लोग आए, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जांच करे, मैं जांच में सहयोग दूंगा। अरे ईडी की कहां चिट्ठी आई है? ना जिला में किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को मालूम है ना कुछ। क्या ईडी वाले डायरेक्ट चिट्ठी भी मीडिया वाले को देते हैं? अगर मीडिया के पास चिट्ठी है तो इस चिट्ठी की सार्वजनिक करे और चिट्ठी की छाया प्रति भी छापे। रांची में अवैध निर्माण के खिलाफ रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार यानी आरआरडीए ने कमर कस ली है। आरआरडीए के रडार पर इस बार वे तमाम आलीशान मकान से लेकर बैंक्वेट हॉल, गोदाम, वेयर हाउस होंगे जिनका बिना नक्शा के निर्माण कार्य किया गया है। इसके लिए आरआरडीए ने इंजीनियरों की 2 टीम विशेष रूप से बनाई है, जिनका काम अवैध निर्माण को चिन्हित करना है, उन्हें नोटिस देना है और ऐसा बिना नक्शा वाले निर्माण स्थल को चिन्हित करने, उन्हें नोटिस भेजने और यूसी केस करने की तैयारी भी है। आरआरडीए की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है। इस बार हमारे वीसी सर का जो निर्देश है कि बड़े मकानों को, जो बैंक्वेट हॉल बने हैं, वेयर हाउसेस बने हैं, तो ऐसे बड़े मकानों को जो है हम इस बार खास तौर पे चिन्हित कर रहे हैं और उनको नोटिस कर रहे हैं। वो लोग अगर नक्शा नहीं अपना जमा करा पाएंगे आरआरडीए में तो फिर हम उन पे यूसी केस करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े बड़े रिसार्ट बिल्डिंग बना लिए, वेयर हाउस बना लिए, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो अवैध रूप से बगैर नक्शा के मिली भगत से जिन लोगों ने मकान खड़ा कर दिया, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो आरआरडीए के रडार पर है वैसे मकान जिसका नक्शा नहीं है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
बचने का बस टीका ही समाधान है, बाकियों को तो खतरा एक समान है। जी हां, इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए बेहतर होगा। हरियाणा के मोरनी हिल्स के गांव वालों को ही ले लीजिए। उन्होंने समझदारी दिखाई, वैक्सीन लिया और अब निश्चिंत होकर प्रकृति की गोद में जीवन का आनंद ले रहे हैं। हरियाणा में मोरनी हिल्स का नजारा जितना सुंदर है उतने ही समझदार यहाँ के लोग हैं। चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक रेंज के पहाड़ों से घिरा यह इलाका अपने खूबसूरत नजारे, हरियाली और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन दिनों यहाँ के 40 गांव कुछ और ही वजहों से चर्चा में हैं। दरअसल यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोरनी हिल्स के आसपास के 312 गांव में से 40 गांव में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वो भी तब जबकि इस इलाके में ना तो लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेट की सुविधा है और ना ही संचार के दूसरे जरूरी साधन। 312 गांव में से 40 गांव को हमने फुली वैक्सीनेटेड कर दिया। जो सरकार की स्कीम है 18 to 44 वाली, उनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज हमने दे दी है, प्रोवाइड कर दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरनी हिल्स के इंचार्ज डॉक्टर उज्जवलजीत सिंह के मुताबिक अब तक 40 गांवों के तमाम 18 से 44 साल के लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और अब टीम का अगला लक्ष्य बाकी के गांव में 100% वैक्सीनेशन का है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसर खुद भी इस बात को मानते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और संचार के दूसरे साधन मौजूद नहीं होने के चलते लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य हासिल करना थोड़ा कठिन था। लेकिन आशा वर्कर, एएनएम और आंगनबाड़ी वर्कर की टीम ने दिन रात एक करके काम आसान कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया और टीके का महत्व बताया। तब जाकर मेडिकल टीम के चिकित्सकों की बदौलत 40 गांव में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सका। अब मोरनी हिल्स के स्वास्थ्य केंद्र का अगला लक्ष्य दूसरी डोज देने का है। मेरे गांव में 98 लोगों को वैक्सीन लगनी थी और सभी के वैक्सीन लग चुकी है। हमने शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई लोगों को समझाने के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और एएनएम हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया और फिर टीका लगवाने के लिए कहा। चुनौती अब भी बड़ी है। 272 गांव में टीकाकरण का लक्ष्य अभी भी हासिल करना बाकी है। उम्मीद है लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम जल्द ही मंजिल तक पहुंचेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मानवता की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।